हेलो बच्चों, कैसे हो सब। बेटा आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट सेकंड जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा फर्स्ट यूनिट आपने की है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें आपने जो भी कुछ किया है आई मीन्स जहाँ भी फोर्स निकाला है, जहाँ भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है, वो सब आपने निकाला है चार्ज को रेस्ट में मान के। चार्ज को रेस्ट में मान के उसका नाम ही क्या था फर्स्ट यूनिट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास में जो चार्ज होगा वो होगा मोशन में। देखो नाम पढ़ो, नाम क्या आ रहा है, करंट। तो करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन, और इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, चार्ज है। तो बेटा हमने चैप्टर में हमारे पास जो चार्ज हैं वो चार्ज रेस्ट पे ना होके वो चार्ज होंगे बेटा मोशन में। तो ठीक है, तो बेटा सबसे पहले इसमें हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है करंट। तो बहुत बेसिक टॉपिक है, अब इसको क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो कि व्हाट इज़ करंट। तो बेटा करंट आपको सबको पता ही होगा कि करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेटा सिंपल, व्हाट इज द सिंबल ऑफ करंट, ये भी सबको पता होगा, इट इज़ आई। ठीक है ना, बेटा आई होता है करंट का सिंबल। अच्छा बेटा हमारे पास में ना एक्चुअली दो तरह करंट होते हैं। एक हम बात करेंगे चैप्टर में एवरेज करंट की, बेटा एक बात करेंगे हम एवरेज करंट की, और एक बात करेंगे हम इंस्टेंटेनियस करंट की। इंस्टेंटेनियस करंट, अब दोनों क्या होते हैं बेटा अभी बता रहे हैं। 2 मिनट की शांति, शांति अच्छी बात होती है। आई एवरेज, तो एवरेज करंट क्या होता है बेटा, जब हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की। जैसे मैं यहाँ पे एक कंडक्टर बना रहा हूँ, दिस इज माई यानी कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, सपोज करो मैंने लिया 0 सेकेंड, और यहाँ पे मैंने टाइम लिया, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखो बेटा इस टोटल टाइम में कुछ करंट फ्लो हुआ होगा, कुछ हो सकता है, दैट में बी 1 एम्पियर, दैट में बी 2 एम्पियर, दैट में बी 3 एम्पियर। तो ये जो टोटल करंट फ्लो हुआ है इस कुछ टाइम इंटरवल में, तो बेटा जब भी बात होगी ना टाइम इंटरवल की, उस केस में हमारे पास कंसेप्ट आएगा आई एवरेज का। और आई एवरेज कैसे निकालते हैं, इसका बेटा बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट आई एवरेज, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसी को यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, क्यू क्या होता है बेटा, चार्ज, ये सब पता होना चाहिए। Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, मतलब फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज डिवाइडेड बाय एक तरह से टोटल टाइम। जैसे यहाँ पे T2 माइनस T1 क्या है, 2 माइनस 0 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो T2 माइनस T1 इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, एंड Q2 माइनस Q1 इज फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। देखो यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ पे चार्ज है एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड 3 कूलम, एंड एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड चार्ज इज यू कैन से 9 कूलम। बट यहाँ पे चार्ज मैं मान रहा हूँ 3 कूलम, यहाँ पे चार्ज हो गया कुछ भी लगा सकते हैं आप 9 कूलम। तो सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, 9 माइनस 3 6 डिवाइड बाई 2, टाइम कितना है 2 माइनस 0 2। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास में आई एवरेज आ जाएगा बड़े ही आराम से, Q2 माइनस Q1 9 माइनस 3 6 डिवाइड बाई डेल्टा टी, टोटल टाइम कितना है 2 माइनस 0 2। तो बेटा करंट हेयर विल बी 3 एम्पियर। एम्पियर क्या होती है, करंट की होती है यूनिट, इस पर भी अभी करेंगे डिटेल में बात। तो अभी के लिए खाली ये ध्यान रखो कि एम्पियर क्या होती है, इट इज़ द यूनिट ऑफ करंट। अब थोड़ा सा देखिए इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में। ये आपको जैसे कि नाम से पता चला होगा, आपने क्लास 11th में पढ़े भी हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब टाइम की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करते हैं हम इन वाले केसेज में। तो देखो बीच में कोई टाइम, यहाँ पे कुछ टाइम होगा, कुछ भी ला सकते हो आप, 0.1 सेकेंड 0.2 सेकेंड 0.3 सेकेंड। इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो करंट होगा उसे बोलेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब करंट एट एनी इंस्टेंट, इट इज़ करंट। राइटिंग के लिए सॉरी बेटा, करंट, सर आपकी राइटिंग नहीं सुधरी 2 साल में, सॉरी बेटा, करंट एट एनी इंस्टेंट। अच्छा इसका फॉर्मूला होता है मेन, तो जिससे हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो बेटा हमारे पास में आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। मतलब यहाँ पे बेटा जो चार्ज होता है ना, चार्ज कांस्टेंट नहीं होता आपका, चार्ज वेरी करता है विद टाइम। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको निकालना आएगा कि फाइंड आउट आई इंस्टेंटेनियस, आपको चार्ज देगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ भी दे देगा।
लाइक 3t² प्लस 2t प्लस 5, और बोल देगा कि एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड फाइंड आउट करंट। अब अगर यहाँ पे वो ना भी बोले कि फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस करंट, आपने खुद समझ आना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है, ना कि टाइम इंटरवल पे, ठीक है ना। तो बेटा जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे पूछे कि कितना करंट है, तो मतलब समझ जाना वो क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट। तो बेटा यहाँ से आप बड़े आराम से निकाल सकते हो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है वो, दैट इज आई इंस्टेंटेनियस करंट इज dq/dt, यानी कि इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका सॉरी डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये कॉन्स्टेंट है t² का 2t। अब बेटा ये सब मैथ है, फिजिक्स खत्म, अब मैथ स्टार्ट। एंड 2t का इंटीग्रेशन 2, उसके बाद 5 का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो प्लस 0। तो बेटा आपका यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट आ चुका है 60 प्लस 2। अब देखो कितने टाइम में पूछा है, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो यहाँ पे पुट करो तो t इज इक्वल टू 4, 6 × 4 प्लस 2 ब्रैकेट में बंद कर दो, तो कितना आ जाएगा बेटा, इट विल बी 24 + 2 26 एम्पियर, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास में करंट होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि दो तरह करंट के बारे में, एक होगा हमारा एवरेज करंट, एक होगा हमारा इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे करंट की वैल्यू, किसी पर्टिकुलर लम्हे पे, क्या बोलते हैं इंस्टेंट को, लम्हा, छोटा सा क्षण, सर क्षण नहीं होता और कुछ होता है, अक्षण। चलो बेटा जो भी बोलना है, नहीं जाते हैं प्रोनाउंसिएशन पे, ओके। अच्छा बेटा तो बात तो हो गई है कि यूनिट क्या होती है करंट की, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज, सबको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, एम्पियर। बेटा क्या होती है, एम्पियर इज द एसआई यूनिट। और इसकी एक यूनिट और होती है, अगर हम निकालना चाहें ये Q/T वाले फॉर्मूला से, तो बेटा वहाँ से हमारे पास में करंट की यूनिट आएगी Q/T। Q किस में होता है, कूलम में, T किस में होता है, T की बेसिक यूनिट एसआई यूनिट सेकंड में, तो बेटा कूलम पर सेकंड, ये भी किसकी यूनिट है, करंट की। लेकिन बेटा ये आपकी ऐसा यूनिट नहीं है करंट की, ठीक है ना, ऐसा यूनिट इज 1 एम्पियर। अब कई बार आपके पास क्वेश्चन भी आ जाता है एक आधे नंबर में कि आप डिफाइन करिएगा कि 1 एम्पियर क्या होता है, डिफाइन करिएगा 1 एम्पियर क्या होता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत किए हैं क्लास नंबर 10th में, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले देखिए क्या डिफाइन करवा रहा है, 1 एम्पियर, एम्पियर क्या होता है, करंट। तो करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चार्ज बाय टाइम, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्ज बाय टाइम। तो वी कैन राइट चार्ज बाय टाइम। तो आपने ये करंट 1 एम्पियर बताना है, या ये बताना है कि 1 एम्पियर कब होगा, बात एक ही है। तो ये जो करंट आई है ये 1 कब आएगा, जब आपका चार्ज भी कितना हो 1 और टाइम भी कितना हो 1, ठीक है ना। तो बेटा 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम, या हम क्या बोलते हैं, किसी वायर में से हम कब बोलते हैं कि किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, जब 1 सेकंड में से उस वायर में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे, तो बेटा उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट होने के लिए हमारे पास में क्या कंडीशन आ गई है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करे बेटा वायर में से, 1 कूलम। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ओके। अब बात करते हैं कि हमारे पास करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट स्केलर है या वेक्टर। तो बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं कि करंट स्केलर है या वेक्टर। तो आप भी मारिए तुक्का, या तुक्का नहीं तो बताइए कि वेदर करंट इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। चलो पहले गलत वाला करते हैं, जो बच्चे बताते हैं अक्सर। देखो बच्चे क्या सोचते हैं कि करंट के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, जैसे हम अक्सर बोलते हैं 26 एम्पियर, 5 एम्पियर, 1 एम्पियर, तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और आप बचपन से पढ़ते आए हो कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपके दिमाग में क्या आया कि करंट के पास तो डायरेक्शन भी है और करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास दोनों चीज़ हों क्या बोलते हैं उनको, वेक्टर। और यहीं पे हो गया ये गलत। अब देखो बेटा वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए
हम कब बोलते हैं किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करनी चाहिए। वो क्वांटिटी जो वेक्टर के लॉज होते हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ हो गया और पैरेललोग्राम हो गया, तो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। और जो हमारा करंट होता है वो इन वेक्टर के लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। कैसे, देखो समझिएगा। अगर आपने ये सब प्रश्न क्लास में पढ़ रखा होगा, अगर एक वेक्टर मेरे पास ऐसे है, एक वेक्टर मेरे पास में ऐसे है, मैं कुछ भी बोल दूँ इनको, ये है, ये हमारे पास में है बी वेक्टर, तो जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो आएगा इनका रिजल्टेंट वेक्टर, वो डिपेंड करता है एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना। अगर आप एंगल को वेरी करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या होगा, वेरी करेगा। अरे ये फॉर्मूला होता नहीं है क्या, आप पढ़ते आए हो +1 क्लास से, आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 AB कोस थीटा, और इस सारे का स्क्वायर रूट। मतलब क्या है, अगर आप थीटा को वेरी करते हो तो रिजल्टेंट चेंज होता है वेक्टर क्वांटिटीज़ में, ठीक है ना। लेकिन बेटा करंट के केस में हम क्या देखते हैं कि अगर करंट आ रहा है यहाँ से, सपोज करो यहाँ से करंट आ रहा है 1 एम्पियर, यहाँ से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, तो यहाँ से जो करंट जाएगा ना वो सिंपल इनका सम हो जाएगा, अलजेब्रिक सम 3 एम्पियर। अब चाहे आप इनकी डायरेक्शन चेंज कर दो, चाहे आप 1 एम्पियर को ऐसे लेके आओ और 2 एम्पियर को ऐसे लेके आओ, उस केस में भी क्या होगा, जो करंट जाएगा वो जाएगा 3 एम्पियर। तो बेटा यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो करंट होता है वो एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना बेटा। तो करंट के पास में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, सो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, आगे से कभी गलती नहीं करनी है, ठीक है बेटा। तो ये सब तो हो गया हमारे करंट के बारे में, करंट की डेफिनेशन होगी, करंट की टाइप्स हो गई एक तरह से, आई एवरेज, आई इंस्टेंटेनियस, फिर हमने करंट की यूनिट के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि करंट कैसी क्वांटिटी है, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन आपको पता ही है क्या होती है, बेसिकली मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है ना। एक्चुअली वो डायरेक्शन होती है फ्लो ऑफ चार्ज की, कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोल देते हैं कि दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके बेटा, तो अभी हम पढ़ेंगे अपने करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स क्या होते हैं, करंट कैरियर्स बेटा नाम से लगा लो हिसाब, जो करंट को क्या करते हो, कैरी करते हो। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ सॉलिड कंडक्टर्स की, बेटा सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉलिड कंडक्टर्स की, जैसे वायर्स वगैरह होते हैं, है ना। तो इन समय आपको पता ही है कि जो करंट कैरियर्स होते हैं, जो करंट को कैरी करते हैं, वो कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें किसी को डाउट होना चाहिए कि कंडक्टर्स में, सॉलिड कंडक्टर्स में जो करंट को कैरी करते हैं वो कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा अगर कभी एक आधे नंबर में क्वेश्चन आए कि सॉलिड कंडक्टर्स में करंट कैरियर कौन होते हैं, आप क्या बोलोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या यू कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक ही बात होती है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। सेकंड हमने पढ़ने हैं करंट कैरियर्स लिक्विड्स के। लिक्विड में करंट होता है, बिल्कुल होता है लिक्विड में, ठीक है ना। अब ये आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं समझने के लिए, सोल्ट वाटर यू कैन टेक, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं ना इनको, केमिस्ट्री वालों को अच्छे से पता होगा जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। NaCl ले सकते हो आप, इलेक्ट्रोलाइट, यू कैन टेक CuSO4। तो बेटे यहाँ पे इनके आयंस बन जाते हैं, जैसे NaCl ब्रेक हो जाता है Na+Cl- में, और आपका CuSO4 ब्रेक हो जाता है, आपको पता ही है, Cu2+ और SO4 2- एटसेट्रा में। तो देखो आयंस बन जा रहे हैं यहाँ पे, आयंस, पॉजिटिव आयंस, और ये हो गया नेगेटिव आयंस। तो यहाँ ये भी चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव आयन कैसे पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव आयन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो और फुल ऑफ चार्ज ही तो क्या होता है, करंट होता है। तो बेटा इन द केस ऑफ लिक्विड आपके करंट कैरियर होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इन द केस ऑफ लिक्विड योर करंट कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब बात करते हैं गैसेज में करंट कैरियर कौन होता है। अभी आप बोलोगे सर हम आपको अभी गुस्सा मारेंगे फ़ोन से निकल के, गैसेज में कहाँ करंट होता है, सही कह रहे हैं आप, गैसेज में करंट नहीं होता। लेकिन बेटा अब हम इंसान हैं, हमारी जिज्ञासु प्रवृत्ति है, हमने क्वेश्चन को जुगाड़ करके गैसेज को भी एक तरह से
बिहेव करने पे मजबूर कर दिया है एज ए कंडक्टर। कैसे? देखो, बेसिकली एट ऑर्डिनरी कंडीशंस जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह है, वहाँ पे हमारे पास गैसेज बिहेव करते हैं एज ए इंसुलेटर। लेकिन बेटा जब हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशन लगा देते हैं, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी हाई वोल्टेज, या यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस। बट एक बात और हमेशा इस चैप्टर में ध्यान रखो, जब भी मैं बोलूँगा पोटेंशियल डिफरेंस तो वहाँ पे साथ में आप एक वर्ड और जोड़ लेना, वोल्टेज। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज़ होती है। वोल्टेज बोल लूँ या बोल लूँ पोटेंशियल डिफरेंस, बात एक ही है। पोटेंशियल अलग होता है, पोटेंशियल अलग है, और पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एक ही बात होती है। ठीक है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अभी हम बात कर रहे थे कि गैसेज का बिहेव करते हैं एज ए कनेक्टर। तो बेटा जब आप बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज दो और प्रेशर लो हो, और प्रेशर क्या हो, वेरी लो हो, तो उस केस में हम क्या देखते हैं, गैसेज का हो जाता है आयनाइजेशन। अब आप केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो, आपकी केमिस्ट्री मुझसे अच्छी है। आयनाइजेशन में क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स निकल के भाग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल के भाग जाते हैं, वही तो होता है आयनाइजेशन ऑफ गैसेज। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जहाँ जा रहे हैं मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन में फ्री हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और ये पीछे क्या बना गया, एक पॉजिटिव आयन। तो गैसेज के केस में जो करंट कैरियर होते हैं वो होते हैं बेटा पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस दिख रहा है ये, हाँ जी दिख रहा है। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अभी हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। बेटा ये वो फोर्स होता है, ये वो एक्सटर्नल फोर्स होता है जो करंट कैरियर्स को मूव कराता है। देखो एग्जांपल लो आप कंडक्टर का ही, मैंने यहाँ पे कंडक्टर बनाया, तो देखो कंडक्टर में करंट कब आता है, जब आप बाहर से बैटरी लगाते हो, है ना। बिना बैटरी के क्या इसमें करंट आता है, क्या बिना बैटरी लगाए इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, नहीं करेंगे। तो मतलब क्या है, आपको एक बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ रहा है जो क्या करता है, करंट कैरियर को, जो कि कनेक्टर के केस में होते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स, उसको मूव कराता है। ठीक है ना। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स, यू कैन राइट हियर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ए external force which helps in the movement of current carriers। ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास में एक बाहरी फोर्स होता है, बाहरी एनर्जी होती है जो क्या करती है, करंट कैरियर्स को मूव कराने में हेल्प करती है। ओके, तो अभी देखिए बेटा, बेसिकली है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक तरह की वोल्टेज है। देखो आपने बैटरी लगा के क्या किया है, एक वोल्टेज लगाई है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ए काइंड ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज का एक नाम और क्या बताया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ए स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन कौन सा स्पेशल केस, अब वो पढ़ते हैं। तो बेसिकली बेटा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है डिफरेंस, EMF में डिफरेंस और डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, यू कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस। देखो आपको ये तो समझ में आया ना कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, एक तरह की वोल्टेज है जिसको लगाने के बाद आपकी करंट कैरी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो फिर फ़र्क क्या हुआ, मतलब एक तरह की वोल्टेज है ना, वोल्टेज तो नहीं है, कुछ फ़र्क है। तो अभी हम बेटा आपको वो फ़र्क बता रहे हैं कि फ़र्क क्या होता है वोल्टेज में, या इसका क्या नाम और क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज। तो अभी मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ कि EMF अगर मैं किसी बात करूँ सेल की ही, जैसे मैंने यहाँ पे सेल बनाया है, ठीक है ना। तो इस सेल का कुछ EMF भी है और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो दोनों ही केस में फ़र्क क्या अभी हम वो समझते हैं। तो देखो बेटा, EMF होता है किसी भी सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। EMF होता है किसी भी सेल का अच्छा इसमें जा रहा है बेटा, ये क्या होता है, ये आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। जैसे कोई तार है, ये कोई वायर है मेरे पास, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल है 4 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल है 1 वोल्ट या 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 3 वोल्ट। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन होती है पोटेंशियल डिफरेंस की।
ठीक है। मेन क्या हमने ये समझना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, या सिंपल बोलते हैं इसको ईएमएफ ऑफ सेल, कैसे वेरी करता है, कैसे अलग होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। इसके लिए तो एक बेटा मैं सर्किट बना रहा हूँ ये समझाने के लिए अच्छे से। आई एम मेकिंग ए सर्किट। ये मैंने तार बनाई, ये हो गया तार का रेजिस्टेंस, ये मैंने लगा दिया सेल, और ये हो गया सर्किट पूरा। अब देखो बेटा, आपको एक बात पता है कि सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप कब होता है? जब करंट फ्लो करेगा। देखो, अगर करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप होगा? नहीं होगा। देखो, अगर इसमें यहाँ से मैं करंट फ्लो कर रहा हूँ, करंट कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर ये आई बोलता हूँ मैं, तो ये भी क्या होगा? आई। अगर इसको बोलता हूँ मैं रेजिस्टेंस आर। तो देखो बेटा, करंट फ्लो कराने से क्या हो रहा है? अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, करंट फ्लो कराने से जो एक तरह से सर्किट है, या सर्किट नहीं, जो बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे करंट फ्लो कराया, यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, पोटेंशियल गिर जाएगा बाय ओम्स लॉ। यहाँ पे कितनी वोल्टेज कम हो जाएगी? आई आर। ये तो बोलता है ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। तो अगर आप बटन दबाओगे, करंट को फ्लो कराओगे, तो क्या होगा बेटा? आपका जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल डिक्रीज, दैट विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि हर एक वायर में रेजिस्टेंस होता है। अगर रेजिस्टेंस है तो पक्का क्या होगा? बाय ओम्स लॉ पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब क्या? कम ही हो रहा है। ड्रॉप मतलब क्या होता है? कम होना, डिक्रीज होना। तो ठीक है, तो मैक्सिमम कब होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा? पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम अब बड़े आराम से बता दोगे, जब सर्किट में कोई करंट नहीं होगा। बिकॉज अगर सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, है ना। आई आर, आई जीरो, तो वी कितना? जीरो, ठीक है ना। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपने मैक्सिमम करना है तो करंट क्या होना चाहिए? जीरो। या ऐसे समझ लो, अगर सर्किट में करंट जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? मैक्सिमम। और इसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल। आया समझ में? देखो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मैक्सिमम नहीं होती है, ये वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन कितना करंट है, कितना रेजिस्टेंस है। लेकिन ईएमएफ ऑफ ए सेल हमेशा क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू। सो हियर यू कैन राइट ईएमएफ ऑफ सेल इज maximum potential difference, or you can write maximum voltage between the two terminals of a battery या cell, between the two terminals of a cell when there is no current। when ये बेटा ये कंडीशन मेन है, when there is no current। जब सर्किट में कोई करंट नहीं होता तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी के या सेल के दो टर्मिनल के बीच में, उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल। ओके बेटा, तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का स्पेशल केस। स्पेशल केस कौन सा? जिस केस में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा उसे क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ ए सेल। या जो वैल्यू होती है, एक्चुअली जो वैल्यू होती है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस की किसी सर्किट में, वही क्या कहलाती है? ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ईएमएफ क्या होता है। इसके बाद हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक, आपने पूरा लिखना है, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये कैसे होता है, वो पढ़ेंगे हम। देखो बेटा, अब तक आप एक बात तो समझ ही गए हो कि कंडक्टर्स में करंट कब आता है। मैंने यहाँ बना लिया कंडक्टर। कंडक्टर में करंट कब आता है? जब आप बाहर से क्या लगाते हो? वोल्टेज, ठीक है ना। ओके, या यू कैन से आप बाहर से क्या लगाते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में वोल्टेज में रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेसिकली हमारे पास में, वो होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में जितना वोल्टेज होता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये। तो कंडक्टर में करंट कब फ्लो करता है? जब आप बाहर से क्या लगाते हो? बैटरी। बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आप बाहर से लगाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, उस केस में क्या होता है, आपके कंडक्टर में करंट आता है। तो उससे पहले की बात करो, जब तक हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले क्या होता है, वहाँ यहाँ पे वो समझिएगा आप। तो इलेक्ट्रॉन होंगे हैं बहुत सारे, बिल्कुल होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन, इनका मोशन होता है रैंडम। मतलब कोई जा रहा है इधर, कोई जा रहा है उधर, कोई जा रहा है इधर, कोई जा रहा है कहीं पे, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे, ठीक है ना। और सबकी वेलोसिटी भी होती है कुछ ना कुछ, इसकी जैसे v1, इसकी v2, इसकी v3, कुछ भी आ सकते हैं आप, u1, u2, u3। तो जो इनकी एवरेज वेलोसिटी होती है, देखो बेटा यहाँ मैंने थोड़े से बनाए हैं। जो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी कंडक्टर में, तो ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन आपको हर एक डायरेक्शन में मिलेंगे, इधर भी मिल रहा है, फिर कोई इधर भी मिलेगा, कोई मिलेगा इधर भी, कोई मिलेगा इधर भी। तो ऑन एन एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो हो जाती है सारे इलेक्ट्रॉन के मिला के 0। बिफोर, ये बेटा बहुत मेन पॉइंट है ये, बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या इवन से बैटरी आल्सो, बिकॉज बैटरी से क्या मिलता है, वोल्टेज, और वोल्टेज से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वोल्टेज पर यूनिट लेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने से पहले जो एवरेज, बेटा एवरेज की बात कर रहा मैं, हर एक के पास में कुछ वेलोसिटी तो है ना, ड्यू टू, अच्छा वेलोसिटी क्यों है इनके पास में, बेटा इनका कुछ अपना अंदर थर्मल टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। तो ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशंस इनमें कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी। तो इंडिविजुअल की वेलोसिटी है, लेकिन अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज, तो सारे के सारे एक दूसरे की वेलोसिटी को कैंसिल कर दे रहे हैं, बिकॉज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक उधर है, तो ऑन एन एवरेज वेलोसिटी बिकम्स 0। तो बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0। बेटा इसको यही बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0। वाई थर्मल, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के पास में, वो क्यों है, वो ड्यू टू थर्मल है, ड्यू टू टेम्परेचर है। थर्मल क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण ही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले, बैटरी लगाने से पहले जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो क्यों मूव कर रहे हैं, तापमान के कारण, ड्यू टू टेम्परेचर। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कंपेयर बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है बेटा, एवरेज लगा सकते हैं हम यहाँ पे, यू कैन पुट हेयर एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद क्या होगा, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अच्छा, यहीं पे आप एक कंसेप्ट और समझिएगा। अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले की, तो सारे ना सारे इलेक्ट्रॉन की कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी। किसी को इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बोलता हूँ ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इनकी वेलोसिटी मैंने मानी u1, u2, u3, u4, u बेटा ये कुछ और मत समझना। तो इनके नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, खाली बोल दे रहा हूँ। u1 क्या है, वेलोसिटी बिफोर, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, चलो एक का लिख दे रहा हूँ मैं, बाकी का अपने आप लिखना, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यू क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये बात कर रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी की ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद वेलोसिटी विल चेंज, वो हो जाएगी फिर v, u1 से वो बन जाएगी v1 फाइनल वेलोसिटी। सो u1 इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और दूसरे इलेक्ट्रॉन की u2 है, तीसरे की u3, ऐसे ही nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी थर्मल वेलोसिटी un। तो मैंने क्या बोला है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, कैसे निकालते हैं एवरेज, सबका सम डिवाइड बाय जितने टोटल नंबर में है। तो मैंने यहाँ पे बात की है n इलेक्ट्रॉन्स की, तो डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 0। ये याद रखना बेटा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ, देखो क्या है ये, इसको पढ़ना पे आना चाहिए। u1 क्या था, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, u2 क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, u3 क्या था, वेलोसिटी ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये सब कैसी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले की। तो ये क्या पढ़ेंगे इसको सारे को, सबका सम डिवाइड बाय n,
एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिफोर या एन इलेक्ट्रॉन्स बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जीरो की वो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी और आपको हर एक डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेंगी तो वो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं। ओके, तो ये अपने कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो कब, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले। तो आफ्टर, इसको काट दो। अब आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज लगाने के बाद करंट आता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। ये सब चमत्कार होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में, वोल्टेज लगाने के बाद में। तो वोल्टेज को लगाइएगा, वोल्टेज को। ये बेटा मेरा कनेक्टर है, बड़ा ख़राब सा बनाया है मैंने ताकि नज़र ना लग जाए, आप नज़र लगा दोगे, है ना। चलो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, एक तरह से बैटरी ही होता है। तो सपोज कीजिएगा मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी से। ये है मेरा पॉजिटिव एंड, ये है मेरा नेगेटिव एंड। तो पॉजिटिव एंड वाले पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव एंड वाले पे नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता ही है अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिकल हैं, चार्ज पार्टिकल। तो जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो उन पे क्या लगता है, फोर्स, है ना। और अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे आएंगे प्लस वाले एंड के तरफ, एंड की तरफ, की या के, चलो जो भी है। अच्छा ठीक है, अब एक काम करिए, आप यहाँ पे एक कंसेप्ट को समझिए। बेटा एक कंसेप्ट होता है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, बड़ा फेमस एक्सप्रेशन है इसका, पेपर में बहुत बार आता है कि ड्राइव करिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, है ना। पहले इनकी स्पीड थी u1 u2 u3। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई है और वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो अभी इनकी मैं वेलोसिटी मान ले रहा हूँ v1 होगी, एक की होगी v2, एक की होगी v3 और एक की होगी vn। अगर बात करूँ तो मैं, ये कोई हमारे nth इलेक्ट्रॉन है, तो देखो इन सब की कुछ न कुछ एवरेज वेलोसिटी भी होगी, है ना। अरे वन इलेक्ट्रॉन वन मूव कर रहा है v1 से, टू मूव कर रहा है v2 से, थ्री मूव कर रहा है v3 से। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की कुछ न कुछ एवरेज वेलोसिटी भी होगी, जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ड्रिफ्ट क्या होता है, खिसकना। तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी, जिससे वो ड्रिफ्ट करते हैं कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ, ठीक है ना। सो लिख नहीं रहा हूँ मैं, खाली थोड़ा सा लिखूंगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी, average velocity of all the electrons with which they get drifted, with which they get drifted towards positive end, towards positive end। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। और बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आती है एग्जिस्टेंस में, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे पहले नहीं आएगी कंसेप्ट में एग्जिस्टेंस में कि क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबको समझ आया, ये सारे इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी होती है। तो बेटा पेपर में बहुत बार आता है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो अभी हम वही करने जा रहे हैं, वी आर ड्राइविंग एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंबल की। इसका सिंबल होता है हमारे पास में वी डी, बेटा सिंबल होता है हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वी डी। तो वी डी निकालनी है, वी डी की डेफिनेशन पे चाहिए। वी डी होती क्या है, सारे की सारी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एवरेज। तो एक की वेलोसिटी क्या मैंने v1, एक की क्या मैंने सर बिहारी कहाँ से आ गई, चलो
एक की V3 और ऐसे ऐसे करके हाँ बेटा कहाँ तक पहुँच गए, Vn डिवाइड बाय n। वेक्टर लगाइएगा, वेक्टर बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है बेटा। अब देखो आपको 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 11th में क्यों 9th क्लास में, v इजकल टू यू प्लस ए टी। अगर आपका एक्सीलरेशन पता हो, टाइम पता हो, u पता हो, यू कैन इजीली फाइंड आउट v। अब देखो आपको u तो पता है, इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने से पहले की वेलोसिटी वो कितनी होती है, वो होती है बेटा u माना था हमने, ठीक है ना, जितनी होती बाद में देखेंगे। तो एक्सेलरेशन निकालो यहाँ से। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अरे एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एफ बाई एम। अब आपको फोर्स का पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें फोर्स लगता है क्या हुई, यहाँ पे चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई। तो बेटा फोर्स कितना आ गया, माइनस ई। तो यहाँ से निकाल लो एक्सेलरेशन, आपका एक्सेलरेशन आ रहा है माइनस ई डिवाइड बाय एम। तो वेक्टर लगा दो जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, जहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लो ये, वेयर एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आपके पास में एक्सेलरेशन आ गया है, यू पता है। अगर मैं सपोज करूँ बेटा मैं v1 निकाल रहा हूँ, मैं क्या निकाल रहा हूँ, v1, तो मेरे पास u का तो पता है मुझे, u है u1, और एक्सेलरेशन मैंने निकाल लिया वहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरे पास में एक्सेलरेशन भी है, मेरे पास में क्या नहीं है, टाइम, मेरे पास अभी टाइम की कमी है। तो टाइम को समझने के लिए आपको यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आएगा रिलैक्सेशन टाइम का। यहाँ पे हम टाइम यूज़ करेंगे रिलैक्सेशन टाइम। अब ये क्या होता है बेटा, बहुत आसान होता है, रिलैक्सेशन टाइम, जिसका सिंबल हम यूज़ करेंगे टाउ। तो पहले समझिए क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो बेटा, जैसे ये कनेक्टर है मेरा, दिस इज़ माय कनेक्टर, ये मेरा हो गया था पॉजिटिव एंड, बैटरी लगाने के बाद ये हो गया था नेगेटिव एंड। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे यहाँ से यहाँ, ऐसे मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा अब ऐसे तो है नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके रास्ते में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ 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 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो एक्चुअली में होगा क्या, इस इलेक्ट्रॉन को इन सारे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हुए चलना पड़ेगा, इनसे कोलिजन करते हुए चलना पड़ेगा। तो देखो अब कोलिजन से क्या होगा, जैसे एक कोलिजन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हुआ, फिर दूसरा कोलिजन हुआ इलेक्ट्रॉन का, सपोज करो यहाँ पे हुआ। अब देखो इतने टाइम इंटरवल में, ये जो टाइम है, क्या इसमें इस इलेक्ट्रॉन ने कोई कोलिजन किया, नहीं। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ इतने टाइम इंटरवल में ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ये रिलैक्स रहा, मतलब अरे कोई आदमी नहीं हिट करता तो रिलैक्स ही रहता है ना। तो ये जो मेरे पास में टाइम आया है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसको मैं बोल सकता हूँ बेटा रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये बेटा वो टाइम होता है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है ना, यही होता है और तो कुछ होता ही नहीं है। रिलैक्सेशन टाइम इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। इतने ही टाइम तो बेचारा रिलैक्स रहा है, उसके बाद तो फिर से टक्कर गया, सिर फोड़ लिया अपना, इसके बाद से कहीं फिर से टक्कर जाएगा। तो ये जो टाइम है बेटा इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो मैंने सिंबल लिया है रिलैक्सेशन टाइम का टाउ। तो जब मैं लिखूँगा यहाँ पे v1, तो बेटा मेरा v1 क्या हो जाएगा, u1 प्लस ए कितना बेटा आपका यहाँ पे, ये आपका है यहाँ पे माइनस ई बाई एम। तो बेटा अभी वैल्यू पुट नहीं करते हैं इसकी, अभी इसको ए का ए रहने देते हैं, बाद में इकट्ठा पुट कर लेंगे, ए टाउ 1। तो बेटा v1 आपका हो गया है u1 प्लस ए टाउ 1। अच्छा आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर a1 क्यों नहीं, बेटा हमने एक्सेलरेशन को सेम मान लिया है, हमने मान लिया कि पूरे प्रोसेस के दौरान जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएगा, इसका जो एक्सेलरेशन है इट विल बी सेम, इट विल नॉट चेंज। देखो बहुत नैनो स्केल पे क्या होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा लेकिन हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया है। अब एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा, देखो इलेक्ट्रॉन आया, टकराया, वेलोसिटी 0, फिर से स्टार्ट करेगा, टकराएगा, फिर से यहाँ पे आएगा, फिर वेलोसिटी 0, फिर चलेगा, फिर टकराएगा, है ना। एक्सेलरेशन तो हो रहा है लेकिन बेटा हमने इसको ऑन एन एवरेज मान लिया है कि इट इज़ ए।
ताकि हमारा डेरिवेशन सिंपल बने रहे। सो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन। ऐसे वी कैन फाइंड आउट v2 विल बी u2 प्लस ए टाउ टू। ऐसे बेटा वी कैन फाइंड आउट vn विल बी un प्लस ए टाउ n। अब ऊपर पुट कर दो vd के फॉर्मूला में, क्या आ जाएगा v1 कितना है u1 प्लस ए टाउ वन प्लस v2। बेटा आपका v2 आ जाएगा u2 प्लस ए टाउ टू। ऐसे क्या आ जाएगा आपके पास में un प्लस में ए टाउ एन बेटा डिवाइड बाय n। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अभी थोड़ा सा लाल पेन यूज कर लेते हैं, बहुत देर होगी यूज़ किए हुए। तो बेटा एक काम करिएगा, इसको हल्का सा रीराइट करिए। u1 u2 जितने भी आपके u वाले टर्म है सबको एक साथ लिख लो। तो मैं लिख रहा हूँ u1 प्लस u2 और ऐसे कितने मेरे पास में u हैं अप टू un। ठीक है बेटा। और जो बाकी बच गए हैं टर्म, देखो बाकी क्या बचा है ए टाउ वन, ए टाउ टू, ए टाउ n। तो ए कॉमन आ रहा है तो मैंने ए को ले दिया कॉमन। बेटा अंदर क्या बचा टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ n ब्रैकेट बंद। अब डिवाइड बाई क्या है बेटा n। अब मैंने n को कर लिया अलग अलग, ऐसा कर सकता हूँ मैं, ऐसे कौन नहीं कर सकता, जिसका मैथ कमज़ोर है उसको दिक्कत आएगी उसमें। अरे बेटा आपको ये बात नहीं पता क्या, 2 प्लस 5y अगर मैं कुछ लिखूँ 3, ये क्या होता है 2y3 प्लस 5y3। तो वही किया है मैंने, यहाँ पे n को सेपरेट कर लिया। ओके अब देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसकी तो मुझे वैल्यू पता है। अरे ये क्या होती थी, ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले की इलेक्ट्रॉन्स की। और वो तो क्या होती है, अगर मैं एक पन्ना पलट के दिखाऊँ, वो तो क्या होती थी यहाँ पे देखो 0। तो ये जो मेरे पास में क्वांटिटी है बेटा ये बन गई है मेरे पास में 0, खाली क्या बचा ये बचा। अब मैंने काम किया, ये जो क्वांटिटी थी ये क्या है, ये एवरेज है रिलैक्सेशन टाइम्स का, है ना। सारे आपने क्या किया यहाँ पे देखो तो ज़रा ध्यान से देखो, सारे रिलैक्सेशन टाइम्स को सारे इलेक्ट्रॉन्स के रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड किया और जोड़ दिया। तो क्या है ये, इट इज़ नथिंग एल्स, इट इज़ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इट इज़ बेटा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसका मैंने सिंबल लिया टाउ क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो आपके पास बेटा वीडी का फॉर्मूला बन चुका है, यहाँ पे वीडी का फॉर्मूला किया तो 0 हो गया, एक्सेलेरेशन एंड ए टाउ। अब आपके पास में वैल्यू है एक की वैल्यू पुट कर दो। एक की वैल्यू आपके पास में है माइनस ई डिवाइड बाय m इंटू टाउ। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है। अरे देखो आपको जो डब्बे में बंद करने वाला एक्सप्रेशन आया, वो क्या एक्सप्रेशन आया आपका, ध्यान से देखो इसको, वीड इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइड बाई m टाउ। इसको करो डब्बे में बंद, फिजिक्स में डब्बे में बंद करना बहुत ज़रूरी है। ओके माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। बिल्कुल है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है प्लस या माइनस, और इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट कर रहा है, ड्रिफ्ट मीन्स खिसकना, प्लस वाले एंड की तरफ। ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा माइनस साइन क्या शो कर, आप लिख सकते हो कि हेयर माइनस साइन इज शोइंग दैट वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी फिर पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू बेटा, ओके पढ़ते रहिए।